अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल WION की एग्जीक्यूटिव एडिटर पलकी शर्मा इस समय हमारे साथ जुड़ गई हैं व्हाइट हाउस से। और पलकी, अभी तक हमने वीडियोस देखे हैं, दोनों नेताओं के बीच में जो बातचीत हो रही थी वो हमने अभी देखी, लेकिन आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि इस समय खास तौर पर कोविड को जब लगभग 2 साल हो चुके हैं, जो बाइडेन को नरेंद्र मोदी की ज्यादा जरूरत है या नरेंद्र मोदी को जो बाइडेन की ज्यादा जरूरत है? जी, मैं अमेरिका की राजधानी में हूँ। व्हाइट हाउस बिल्कुल मेरे पीछे है, पर मैं कह सकती हूँ कि इस वक्त जो बाइडेन को नरेंद्र मोदी की ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, जो बाइडेन के लिए पिछले कुछ महीने बहुत ही मुश्किल रहे हैं। जनवरी में उन्होंने भार संभाला था प्रेसिडेंसी का, और उसके बाद से बाइडेन सरकार की हर कदम पे आप कह सकते हैं आलोचना हुई है। पहले वो अफ़गानिस्तान से जिस तरह से निकले और जो समस्याएं आई उस पर उन्होंने काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस किया। उसके बाद पिछले हफ्ते उन्होंने एक नई अलायंस अनाउंस की ऑकस, और फ्रांस खासा नाराज़ था क्योंकि अमेरिका अब न्यूक्लियर सबमरीन्स बेचेगा ऑस्ट्रेलिया को। ये डील फ्रांस को जानी थी, तो फ्रांस ने कहा ये हमारे पीठ पे छुरे घोंपने जैसा है। फ्रांस अमेरिका का सबसे पुराना एलाय और दोस्त है। तो इस पे भी काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ। फ्रांस ने अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया। कोविड की सिचुएशन अमेरिका में इस वक्त भी बहुत ख़राब है। कई अस्पताल हैं जहाँ पे बेड्स नहीं हैं। हमने इस तरह की स्टोरीज़ की हैं, WION पे हमने देखा है। अब बॉर्डर पे लाखों माइग्रेंट्स आए हुए हैं। तस्वीरें आई हैं कि बॉर्डर पेट्रोल कैसे उनको चाबुक चलाते हुए उनके ऊपर, तो वो भी डिड नॉट लुक वेरी गुड, did not reflect very well on the administration। और अमेरिका के ऊपर एक डेट क्राइसिस है, इतनी भारी क्राइसिस है कि अगर सरकार ने कुछ कदम नहीं उठाए तो अगले महीने तक नकद की कमी हो सकती है। तो बाइडेन एक तरह से इस वक्त घिरे हुए हैं, इंटरनेशनली भी और डोमेस्टिक इश्यूज़ पे भी। भारत एक रिलीफ की तरह है उनके लिए। भारत से रिश्ता, भारत एक ऐसा मुद्दा है जिस पे डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों जो मेन पार्टी हैं अमेरिका की, वो दोनों अग्री करती हैं कि भारत से संबंध बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो पिछली सरकार रिपब्लिकन्स की थी, डोनाल्ड ट्रंप की, तब आपने देखा था हाउडी मोदी इवेंट हुआ था ह्यूस्टन में। ये सरकार डेमोक्रेट्स की है, जो बाइडेन की, और आप देख रहे हैं कि कितना लंबा हैंडशेक चला है। अमेरिका में कहते हैं बैक स्लैपिंग, जब दो दोस्त मिलते हैं तो जिस तरह की केमिस्ट्री दिखाई देती है, तो वो सब कुछ दिखाई दिया। जो बाइडेन आप कह सकते हैं इज़ गोइंग आउट ऑफ हिज वे टू वेलकम प्राइम मिनिस्टर मोदी, क्योंकि मोदी और भारत इस वक्त अमेरिका के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिश्ता है जो वो बनाना चाहते हैं। तो 2 मीटिंग्स हुई हैं। कमला हैरिस से कल प्रधानमंत्री मोदी मिले और आज जो बाइडेन मिले हैं प्रधानमंत्री से। क्योंकि आप पाकिस्तान की बात कर रहे थे, मैं बता देती हूँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अभी तक बाइडेन ने फ़ोन भी नहीं किया है। 7 महीने हो गए हैं। ये एक जोक बन गया है पाकिस्तान में कि फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं, फ़ोन नहीं आया। और पाकिस्तान के जो नेतृत्व कर रहे हैं इस वक्त, उनसे मिलने गए इनके विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं अप्रोच का और वेलकम का। बल्कि ये तो हमने देखा अभी कि दोनों के बीच में जो मुलाकात इस समय चल रही है, लेकिन अब से लगभग 2 घंटे के बाद क्वाड नेताओं की भी आपस में मुलाकात होने वाली है, क्वाड की भी बैठक होने वाली है। चीन कहता है कि जो क्वाड है वो एक समुद्री झाग के बुलबुले जैसा है, पहले कहता था, लेकिन अब चीन उसे गंभीरता से ले रहा है। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि ये पहली फेस टू फेस मीटिंग होगी हाल ही में क्वाड के नेताओं की। इस बैठक में क्या हो सकता है और ये कितनी इंपॉर्टेंट है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट बैठक है। एक लाइन में तो इसका जवाब ये है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली इन पर्सन मीटिंग है। और क्वाड का अगर आप बैकग्राउंड देखें तो 2004 में क्वाड, सबसे पहले क्वाड के जो देश हैं वो साथ आए थे। जब 2004 की सुनामी आई तो काफ़ी तबाही मची और 4 देशों ने ये तय किया कि हम एक कलेक्टिव रिस्पांस देंगे। तो 2004 से आज 2021 क्वाड 17 साल का हो गया है। आप किसी भी 17 साल के व्यक्ति से बात करेंगे और पूछेंगे कि 5 साल में अपने आप को कहाँ पाते हो, जीवन में क्या करना चाहते हो, तो उनके पास शायद जवाब नहीं होगा। तो क्वाड भी एक तरह से उस टीनेजर की तरह है हु इज़ नॉट श्योर अबाउट व्हाट इज़ हिज पर्पस और हर पर्पस। तो ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है क्वाड का कि कर क्या रहे हैं ये सब मिलके। पर क्वाड एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रुप है। क्वाड बात करता है क्लाइमेट चेंज की, क्वाड बात करता है वैक्सीन्स की, क्वाड बात करता है इंफ्रास्ट्रक्चर की, और इनडायरेक्टली ये सब मुद्दे चाइना से जुड़ते हैं। तो क्वाड ये कहता है कि वी आर एन अलायंस फॉर समथिंग एंड नॉट अगेंस्ट समवन। हम किसी मुद्दे के लिए साथ में आए हैं, किसी के अगेंस्ट साथ में नहीं आए। पर किसके अगेंस्ट या कौन एडवर्सरी है ये उनकी पॉलिसीज़ में निहित है, और अब ये पॉलिसीज़ फॉर्मलाइज हो रही हैं। तो अगर वैक्सीन्स की बात करें, 1 बिलियन वैक्सीन्स बनाएंगे क्वाड के सब देश मिलके भारत में। वैक्सीन्स एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक टूल है जो चाइना यूज़ कर रहा है। अगर इंडो पैसिफिक के देशों को देखें,
सभी देश अमूमन चाइनीज़ वैक्सीन पर निर्भर करते हैं और चाइनीज़ वैक्सीन्स डिपेंडेबल नहीं हैं। तो अगर क्वाड से 1 बिलियन वैक्सीन्स निकलती हैं और इन देशों में जाती हैं तो वो अपने आप उनका झुकाव क्वाड मेंबर्स की तरफ हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा मुद्दा है। क्लाइमेट चेंज से कई इस रीजन के जो छोटे देश हैं, जो आइलैंड्स हैं, वो अफेक्ट होते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी का ये फेवरेट सब्जेक्ट भी है। पिछली बार भी जब वो आए थे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की थी, इस बार भी 5G टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर्स की बात करें, यही फ्यूचर है। 5G एक सिक्योरिटी इशू है, सेमीकंडक्टर्स के ऊपर दुनिया चल रही है आज, और दोनों में चाइनीज़ सरकार की एक तरह से कह सकते हैं मोनोपोली है। उस मोनोपोली को तोड़ने के लिए ये सब क्वाड मेंबर्स इकट्ठे हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। इतने देशों में वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ले जाते हैं, उनको लोन देते हैं, वो देश लोन चुका नहीं पाते और वो चाइना के ऋणी हो जाते हैं। तो इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए क्वाड के जो देश हैं वो इकट्ठा होंगे और वो इन छोटे देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स देंगे, सड़कें बनाएंगे, रेल नेटवर्क्स बनाएंगे, बिल्डिंग्स बनाएंगे और कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट की बात करेंगे, डेट बेस्ड डिप्लोमेसी की बात नहीं करेंगे। तो ये सब बहुत, चाइना का सबसे बड़ा हथियार उनकी चेकबुक है और उस हथियार को काउंटर कर रहे हैं। तो ये पनडुब्बियाँ नहीं लगा रहे हैं, ये मिसाइल्स नहीं लगा रहे हैं, पर चाइना की इकोनॉमी को चैलेंज कर रहे हैं इस रीजन में। तो क्वाड का इकट्ठा होना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये नेता सब मिलकर इसको कहाँ आगे ले जाते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, पर ये मीटिंग अपने आप में बताती है कि सब तरफ से कितना इन्वेस्टमेंट है क्वाड को लेके और कितने गंभीर, कितने सीरियस हैं सारे नेता। बल्कि एक विषय अभी हमारे पास और है और वो ये कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री मोदी कल बोलने वाले हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा मंच है और प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि ऐसे मंच का किस तरह से इस्तेमाल करना है पूरी दुनिया तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। बल्कि कल प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने वाले हैं और हम सब जानते हैं कि वो एक परफॉर्मर हैं। ये सबसे बड़ा मंच है और वो जानते हैं कि इस मंच का इस्तेमाल करके दुनिया तक अपनी बात पहुंचाने के लिए क्या करना होता है। अभी तक दुनिया के किसी भी बड़े नेता ने अफगानिस्तान को लेकर, तालिबान को लेकर साफ साफ कड़े शब्दों में कुछ नहीं कहा है। तो कल इस भाषण से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का जो, जैसे आपने बताया कि वो मंच का प्रयोग करना जानते हैं। एक और ख़ास बात है कि जब भी वो इस तरह के ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो कई नेता होते हैं जो आके, जैसे टर्की के जो नेता थे रेसिप तैयप एर्दोआन, उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाया। पिछली बार इमरान खान ने भी भारत की आलोचना की। बहुत नेता आके इस तरह की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी हमेशा कंस्ट्रक्टिव बात करते हैं। पिछली बार उन्होंने क्लाइमेट चेंज के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात की कि कैसे दुनिया के सारे एजेंडाज़ को आगे पुश किया जा सकता है। तो ग्लोबल लीडरशिप और ग्लोबल लीडर का जो स्टैचर और जो रवैया होना चाहिए वो एग्जिबिट करते हैं। कल के भाषण में क्लाइमेट चेंज फिर से फीचर करेगा। इंडिया का क्लाइमेट चेंज पे रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, जबकि डेवलप्ड नेशंस जो देश हैं वो अपने हिस्से का काम नहीं कर पा रहे हैं। इंडिया का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने काफ़ी कुछ अपने गोल्स के तहत अचीव किया है। टेररिज्म, अफगानिस्तान जैसे आपने कहा, बहुत बड़ा मुद्दा है। अमेरिका और नेटो एलाइज तो अफगानिस्तान को छोड़ के आ गए, उनके लिए वो इट्स हिस्ट्री, इट्स अ फुट नोट इन द डिस्कशंस। पर इंडिया के लिए अफगानिस्तान एक बहुत ज्वलंत मुद्दा अभी भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने SCO समिट पे भी इसे उठाया था और कहा था कि इंक्लूसिविटी होनी चाहिए सरकार में। जो अफगानिस्तान की माइनॉरिटीज़ हैं, जो अलग अलग एथनिक कम्युनिटीज़ हैं, उनको सबको रिप्रेजेंट करना चाहिए। औरतों का क्या फ्यूचर है अफगानिस्तान में, उस पर फोकस करना चाहिए। सो कल के UNGA के भाषण में ये वापस डिस्कशन में आएगा। इंडिया के लिए अफगानिस्तान बहुत अहम है क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो तालिबान का जो अलायंस है वो इंडिया के लिए एक डायरेक्ट सिक्योरिटी चैलेंज है। कश्मीर में किस तरह का फॉल आउट हो सकता है, उसको लेके इंडिया काफ़ी चिंतित है और इंडिया ने अपनी स्ट्रैटेजी उस विषय पे बनानी शुरू कर दी है। इंडिया के कोविड एक्सपीरियंसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। पिछले साल आपको याद होगा और इस साल भी भारत ने कई देशों को वैक्सीन्स पहुंचाई। भारत दुनिया की फार्मेसी के रूप में उभरा और बहुत सारे देशों को, अमेरिका को भी काफ़ी सप्लाईज भारत से मिले। तो भारत का क्या एक्सपीरियंस है और जो सेकेंड वेव भारत के लिए बहुत मुश्किल का समय था, उसमें क्या लर्निंग्स थी और कैसे दुनिया के अन्य देश भारत के एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं।
इस पे नरेंद्र मोदी हमें बताया गया है कि कल के भाषण में चर्चा करेंगे। और सबसे ख़ास बात, एक ऐसा टॉपिक है जो न्यू दिल्ली फोकस करता है जिस पे, वो है UNGA रिफॉर्म। यूनाइटेड नेशंस का गठन 70 साल पहले हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तब से अब तक दुनिया का रूप बदल चुका है। कई ऐसे देश हैं भारत जैसे जो ऊपर आ गए हैं, जो वर्ल्ड पावर्स हैं, और उनको अपनी सही जगह यूनाइटेड नेशंस में मिलनी चाहिए। यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म की ज़रूरत है। हर व्यक्ति, हर संस्था, हर सिस्टम को समय के साथ बदलना होता है, तो यूनाइटेड नेशंस क्यों ना बदले, इस पे भारत ने बहुत फोकस किया है। और जहाँ तक हमारी जानकारी है, नरेंद्र मोदी कल अपने भाषण में इस पे ख़ास जोर देंगे कि यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म की ज़रूरत है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सिर्फ 5 देशों के पास वीटो पावर है। वही सब तय करते हैं कि कौन से देश में कहाँ कितना पैसा जाएगा, कहाँ कौन सी आर्मी जाएगी। और भारत सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है यूनाइटेड नेशंस की आर्मी में, तो भारत के पास एक वोटिंग राइट होना चाहिए, भारत की आवाज़ वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। इंडिया शुड हैव अ सीट एट दैट हाई टेबल। इस पे नरेंद्र मोदी फोकस करेंगे। बल्कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जाने से पहले मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि आपका ये जो स्टूडियो है WION का, जो आपने स्पेशली यहाँ पर क्रिएट किया है, मुझे ऐसा लगता है कि व्हाइट हाउस का इससे अच्छा व्यू पूरे वॉशिंगटन DC से आपको कहीं मिल नहीं सकता। और पूरी दुनिया में इस समय आपके स्टूडियो की चर्चा है। हमारे दर्शक जो हैं वो लगातार हमें लिख भी रहे हैं, और आप चाहें तो हमारे दर्शकों को इसके बारे में बता सकती हैं, क्योंकि ये एक ऐसी लोकेशन पर आप हैं जहाँ पर हमारे भारत में बैठे दर्शकों को भी व्हाइट हाउस का एक ऐसा व्यू मिल रहा है जो कि शायद उन्हें अदरवाइज नहीं मिलेगा। आपकी बात बिल्कुल सही है। ये बिल्डिंग के 10वें फ्लोर पे हैं हम, और व्हाइट हाउस बिल्कुल आपको पीछे दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ अमेरिका की राजधानी नहीं है, आप कह सकते हैं कि अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑफ पावर की बात करें तो ये दुनिया की राजधानी है, और उसमें हम यहाँ पे हैं। पीछे हमारे व्हाइट हाउस है, उसके बिल्कुल बगल में आइजनहावर बिल्डिंग है, जहाँ कल प्रधानमंत्री मोदी ने कमला हैरिस से मुलाकात की थी, जो US की वाइस प्रेसिडेंट है। यहाँ से थोड़ी दूर जाते ही कैपिटल है, जो अमेरिकन पार्लियामेंट है। तो ये पावर सेंटर है अमेरिका का, और ये अंग्रेजी में कहते हैं वैंटेज पॉइंट। तो ऐसा हमारे पास व्यू है कि यहाँ से बैठ के हम सब कुछ देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, और इट्स अ वेरी एम्पावरिंग फीलिंग टू बी सिटिंग हियर। और हमसे भी बहुत लोग मिले जब हम व्हाइट हाउस के बाहर गए, या हमने लोगों से बात की, या हमने अपनी रिपोर्टिंग की यहाँ से। तो सबका ये कहना है कि जब एक भारतीय चैनल ऐसी जगह पे आता है और इस तरह की कवरेज करता है तो उन्हें गर्व होता है। ऐसा बहुत सारे भारतीयों ने हमें वॉशिंगटन DC में कहा, तो सुन के अच्छा लगता है। और इट्स अ वेरी वेरी गुड सेटअप एंड वी आर प्राउड टू बी हियर। आज हमें जाना होगा क्योंकि कल प्रधानमंत्री का स्पीच है UNGA में, न्यूयॉर्क में। तो आज हम इसको वाइंड अप करेंगे। मन तो नहीं है, पर न्यूज़ के साथ हमें तो आगे बढ़ना। न्यूयॉर्क में भी एक ऐसे ही स्टूडियो की उम्मीद रखें आपसे, ऐसा ही व्यू हमें वहाँ से भी मिलेगा? बिल्कुल, न्यूयॉर्क से व्यू मिलेगा। न्यूयॉर्क में हमारा स्टूडियो ऑलरेडी तैयार है, और कल का हमारा जो शो है WION पे, वो न्यूयॉर्क के स्टूडियो से आएगा, और हम काफ़ी एक्साइटेड हैं। 2019 में भी हमने वहाँ से काफ़ी कवरेज की थी। तो न्यूयॉर्क में एक अलग व्यू होगा, एक अलग माहौल होगा, एक अलग स्टोरी होगी। एंड दैट इज़, आई थिंक, द जॉय ऑफ न्यूज़, दैट यू गो विद द फ्लो एंड यू ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। सो दिस हैज़ बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच पलकी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एंड सी यू इन न्यूयॉर्क नाउ। थैंक यू। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.